कभी सोचा है कि अंग्रेजी में अक्षर तो सिर्फ 26 हैं, पर उनसे निकलने वाली आवाजें यानी ध्वनियां इतनी सारी क्यों हैं? ये भाषा की सबसे मजेदार पहेलियों में से एक है। तो चलिए आज इसी कोड को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे मुट्ठी भर अक्षर इतनी तरह तरह की ध्वनियां बना लेते हैं। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस 44 ध्वनि की पहेली को समझेंगे, फिर स्वरों और व्यंजनों की बनावट को देखेंगे और आखिर में इस फोनेटिक कोड को पूरी तरह से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस भाषाई पहेली ने उतरते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है कुछ बहुत ही सरल लेकिन हैरान करने वाले नंबरों से। सवाल तो यही है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। आखिर 26 अक्षरों की एक अल्फाबेट से 44 अलग अलग ध्वनियां कैसे बन सकती हैं? ये हिसाब थोड़ा गड़बड़ लगता है ना? शुरुआत तो हम सब जानते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट में ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं। ये तो सबको पता है। ये हमारी पहेली का पहला सबसे आसान टुकड़ा है। और अब आता है वो हिस्सा जहां से कहानी थोड़ी मजेदार हो जाती है। जब हम बोलते हैं तो इन्हीं 26 अक्षरों का इस्तेमाल करके 44 अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं और सारी कंफ्यूजन की जड़ भी यही है। देखिए, जब हम लिखी हुई अल्फाबेट को देखते हैं तो सब कुछ कितना सीधा साधा लगता है। 5 स्वर यानी वाउल्स, ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी के 21 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, सब कुछ एकदम क्लियर। लेकिन जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, सारा खेल ही बदल जाता है। वो 5 वाउल्स मिलकर 20 अलग अलग तरह की स्वर ध्वनियां बनाते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स मिलकर 24 व्यंजन ध्वनियां। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? तो इस पहेली को सुलझाने का राज वो बस इतना सा है कि हमें ये समझना होगा, जो हम लिखते हैं यानी अक्षर और जो हम बोलते हैं यानी ध्वनियां, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसी फर्क की वजह से अंग्रेजी की स्पेलिंग कई बार इतनी मुश्किल लगती है। इसे समझ लेना ही सही उच्चारण की तरफ पहला कदम है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज को पकड़ते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वाउल्स। देखते हैं कि लिखने में तो ये सिर्फ 5 हैं, पर बोलने में 20 कैसे हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो 20 स्वर ध्वनियां हैं ना, इन्हें 2 मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक है मोनोफ्थोंग्स, जो शुद्ध या एकल ध्वनियां हैं, और दूसरे हैं डिप्थोंग्स, जो मिलीजुली या संयुक्त ध्वनियां हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। ये शब्द मोनोफ्थोंग सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये ग्रीक भाषा से आया है, जहां मोनो का मतलब है एक और थोंगोस का मतलब है ध्वनि। तो ये हुई एकल ध्वनि, एकदम प्योर वोवल साउंड जिसमें कोई मिलावट नहीं है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये जो सिंबल्स हैं, ये ध्वनियों को दिखाते हैं, जैसे ई की आवाज बीच या सी में, या फिर ऊ की आवाज स्कूल में। ये सब एकदम सीधी शुद्ध स्वर की आवाजें हैं। अब बारी आती है डिफ्थोंग्स की। यहां भी नाम में ही इसका मतलब छिपा है। ग्रीक में डे का मतलब है 2, तो ये हुई दोहरी ध्वनि। ये तब बनती है जब एक ही सिलेबल में 2 वावल साउंड्स मिलकर एक हो जाती हैं और आवाज एक से शुरू होकर दूसरे की तरफ ग्लाइड करती है। उदाहरण के लिए ए की आवाज को सुनिए, जैसे प्रे या ब्रेव में। ये ध्वनि ए से शुरू होकर ए की तरफ ग्लाइड करती है, ए। या फिर आई ध्वनि को लीजिए, जैसे माय में। इन ग्लाइडिंग साउंड्स को सही से पकड़ना ही एक नेचुरल एक्सेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वावल्स तो समझ लिए, अब कॉन्सोनेंट्स पर आते हैं। इनकी ध्वनियां असल में हमारे मुंह के अंदर होने वाली फिजिकल हरकतों से बनती हैं। इसका फंडा बहुत आसान है। सोचिए, फेफड़ों से हवा बाहर आ रही है और रास्ते में हमारे होंठ, दांत या जीभ आकर उसे थोड़ा सा रोकते हैं या उसके रास्ते को संकरा कर देते हैं। बस वहीं बन जाती है व्यंजन की ध्वनि। जैसे एक टाइप है बायलेबियल ध्वनियां। नाम से ही पता चल रहा है, बाय मतलब 2 और लेबियल मतलब होंठ। तो ये वो ध्वनियां हैं जो दोनों होंठों को एक साथ लाकर बनती हैं। एक बार बोलकर देखिए, पेन, बैग, मैन। महसूस हुआ? इन सभी ध्वनियों को बनाने के लिए होंठ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यही है बायलेबियल ध्वनियां। और ये तो एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़ी ध्वनियां बनाती हैं। देखिए, थ की 2 अलग अलग आवाजें हैं। पहले बोलिए थैंक, महसूस कीजिए सिर्फ हवा निकल रही है। अब बोलिए दिस, गले में हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हुई। बस यही फर्क है, एक में वोकल कॉर्ड्स में कंपन नहीं है,
दूसरे में है, और इसी से एक बिल्कुल नई ध्वनि बन जाती है। चलिए एक और तरह की आवाज देखते हैं, वेलर ध्वनियां। ये तब बनती हैं जब जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठकर मुंह के पिछले नरम हिस्से को छूता है, जिसे वेलम कहते हैं। बोलकर देखिए कैट या गो। ध्यान दीजिए कि आवाज मुंह के पिछले हिस्से से आ रही है, जहां जीभ ऊपर उठ रही है। सिंग या सॉन्ग के आखिर में जो की ध्वनि आती है, वो भी एक वेलर ध्वनि ही है। तो हमने अक्षर देखे, स्वर और व्यंजन की कहानी समझी। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी पहेली को हल करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि जो हम लिखते हैं यानी अक्षर, और जो हम बोलते हैं यानी ध्वनियां, ये दो अलग दुनिया हैं। और ध्वनियों के पीछे के सिस्टम को समझना ही किसी भाषा पर अच्छी पकड़ बनाने का असली तरीका है। ये सिर्फ स्पेलिंग ठीक करने की बात नहीं है, ये भाषा को उसकी आत्मा के साथ बोलने और समझने की बात है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर अंग्रेजी की स्पेलिंग जो इतनी अटपटी और बेतरतीब लगती है, उसके पीछे भी ऐसा लॉजिक छिपा है, तो सोचिए हमारी भाषाओं में और कितने गहरे और अद्भुत राज छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।